हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 11 तक कवर कर लिया था, जिसमें कहा गया था कि नागरिकता संबंधी जो कानून है उसे बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। और नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है संसद के पास, ये कौन से मंत्रालय के पास है? तो संसद के गृह मंत्रालय के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी जो कानून है उनमें चेंजेस करे, नए बनाए और पुरानों में संशोधन करे। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में जो आर्टिकल 11 है उसका प्रयोग करके संसद नागरिकता संबंधी कानूनों में संशोधन कर सकती है। यानी कि मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया नागरिकता संबंधित, ठीक है। उसके बाद कुछ सालों बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, इसमें थोड़े बदलाव करने चाहिए क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। तो संसद को ये भी अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी जो जो कानून उसने बनाए उसमें संशोधन कर सकती है। संशोधन यानी कि पहले जो चीज़ थी उसे और बेटर बना सकती है, ठीक है, चेंजेस करके। नेक्स्ट, लेकिन संशोधन तो संसद तभी करेगी ना। आप किसी चीज़ में करेक्शन कब करोगे? पहले कोई चीज़ होनी तो चाहिए करेक्शन करने के लिए। इसलिए अब हम देखते हैं कि नागरिकता संबंधी पहला अधिनियम कब आया। तो नागरिकता के लिए पहली बार भारत में अधिनियम आया, उसका नाम था सिटीजन एक्ट, जो कि आया था 1955 में। ठीक है, हिंदी में आप इसे कहोगे नागरिकता अधिनियम। ओके। इसके अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, 5 मेथड हैं जिसके अकॉर्डिंग आप भारत की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या वो मेथड थे? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आपको 3 इनमें से देगा और एक कोई और दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने की विधि नहीं है। ठीक है, तो 5 तरीके ये हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है भारत की, ठीक है। वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर यानी कि रजिस्ट्रेशन, देशीकरण और अर्जित भूमि के आधार पर भारत की नागरिकता मिलती है। अब इसे वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं। फर्स्टली बात करते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता। स्टार्टिंग में जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती थी, जो भी बच्चे भारत में पैदा होते थे उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा क्योंकि पाकिस्तानी लोग हैं वो बहुत सारी शादियाँ करते हैं। तो वो क्या करते थे, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती थी उन्हें भारत भेज देते थे और डिलीवरी बच्चे की यहाँ होती थी। तो इससे बच्चे को क्या मिल जाती थी? भारत की सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो फिर ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें संशोधन किया जाए, इसमें चेंजेस करे जाएं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जन्म के आधार पर नागरिकता जो बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है इंडिया में, अब उसका क्लॉज क्या हो गया है कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आ गई, यदि उनके माता पिता भी भारत के नागरिक हैं। यानी कि अगर मॉम डैड भी इंडियन सिटीजन है तभी आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई फॉरेन औरत घूमने आई, टूरिज्म करने यहाँ पे आई और उसकी डिलीवरी हो गई तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, नहीं। अब यहाँ पे क्या क्लॉज डाल दिया है कि उसके मम्मी डैडी भी भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है हम सभी पैदा हुए हैं भारत में और हमारे माँ बाप भी पैदा हुए हैं भारत में। नेक्स्ट देखते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। पहले क्या होता था, पिता के वंश के आधार पर बच्चे को नागरिकता दी जाती थी। अगर पिता इंडियन है तो बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती थी और वो दूसरी कंट्री का है तो उसके बेसिस पे दी जाती थी। ठीक है, लेकिन कुछ सालों बाद महिलाओं ने इस बात का विरोध किया कि बच्चे को पैदा हम करते हैं, कई बार क्या होता है फादर एक्सपायर हो जाता है, फिर भी आप उसके वंश के बेसिस पे बच्चे को सिटीजनशिप दे रहे हो, जो कि गलत है। तो 1992 में इस भूल को सुधारा गया संशोधन द्वारा। ठीक है, और अब क्या रूल है, अब ये है कि वंश के आधार पर 1992 से संशोधन के बाद से अगर कोई बच्चा मान लीजिए विदेश में जन्म लेता है तो उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी भारत की यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो अब क्लॉज बदल गया। पहले क्या था कि विदेश में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी अगर उसके पिता भारतीय हैं, लेकिन अब क्लॉज चेंज हो गया। यहाँ पे माता पिता दोनों को इक्वल वेटेज दी गई है। अब कहा गया है दोनों में से, माता में से या पिता में से अगर एक भी भारतीय है तो उस बच्चे को यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। एग्जाम्पल है शिखर धवन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पंजीकरण की यानी कि रजिस्ट्रेशन की। ओके, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को मिनिमम 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा। यहाँ पे वो नौकरी करता हो, यहाँ पे किसी से विवाह करे, किसी इंडियन सिटीजन से विवाह करे, इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप मिनिमम 7 साल तक भारत में रहते हो, यहाँ पे कोई व्यवसाय करते हो, कोई नौकरी करते हो या यहाँ के व्यक्ति से विवाह करते हो, तो आपको 7 साल जब मिनिमम टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं देसीकरण। ऐसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को बहुत अच्छे से जानता हो, यानी कि 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का बहुत अच्छा ज्ञाता हो, जानकार हो, ठीक है, और भारत के प्रति उसकी सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो भारत के लिए। वो वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, यानी कि या तो वो एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का इंसान हो, यानी कि हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आए, या फिर वो कला में निपुण हो, ठीक है। इसी के साथ अगर वो 10 साल से ज़्यादा समय तक भारत में रहता है तो उसे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अदनान सामी, तो ये भारत की लैंग्वेज अच्छे से जानते थे, ठीक है, प्लस ये भारत को सपोर्ट करते हैं और ये कला में निपुण है, आपको पता है ये बहुत अच्छे सिंगर है, तो इन्हें क्या हुआ, और 10 साल से ज़्यादा ये जब भारत में रहे तो इन्हें यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ ऐसा टाइम आए कि भारत किसी राज्य को अपने में विलय कर ले, मिला ले, तो क्या होगा, वहाँ के जो नागरिक होंगे, वहाँ के जो भी निवासी होंगे, उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बात करें, पास्ट की बात करें तो सिक्किम जो स्वतंत्र राज्य था, जब वो भारत में मिल गया तो वहाँ के जो निवासी हैं उन्हें क्या मिल गया, अर्जित भूमि के तहत ये जो विधि है ना, नागरिकता पाने की 5 विधि हैं, उनमें से जो 5वीं विधि है अर्जित भूमि, तो इसके तहत सिक्किम के जो लोग थे, जब सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया तो उन्हें भी भारत की सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ टर्म्स की। फर्स्टली बात करते हैं एनआरआई क्या होता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का ही नागरिक है, ठीक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा रहता है पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, तो उसे आप एनआरआई कहेंगे। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ, यहाँ का सिटीज़न है, लेकिन फिर वो विदेश चला जाता है और वहाँ 6 महीने से ज़्यादा रहता है पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे, एनआरआई कहेंगे। ओके, तो जो ये एनआरआई लोग थे ये क्या करते थे, फॉरेन में जॉब करते थे या पढ़ाई करते थे। मैं मेनली बात कर रही हूँ जो लोग जॉब करते थे वो क्या करते थे, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते थे, वहाँ पे कमाते थे, लेकिन उनकी फैमिलीज़ तो भारत में रहती थी जिनके लिए वो पैसे भेजते थे, जिसकी वजह से भारत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जो ये एनआरआई लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, फॉरेन कंट्रीज़ ने क्या किया, इन्हें सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पे कमाते हो तो यहीं पे अपनी फैमिलीज़ के साथ रहो, पैसे भेजने की क्या ज़रूरत है, उन्हें भी बुला लो, सिटीजनशिप इन सबको वहीं मिलने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत ब्रेन ड्रेन होने लगा, जो क्वालिटी पीपल हैं भारत के वो क्या करने लगे, फॉरेन लैंड में सेटल होने लगे, वहाँ की सिटीजनशिप लेने लगे। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए जो भारत सरकार है वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के समुद्र पारीय नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए इसे लाया गया था, ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या करते थे, मान लीजिए कोई ऐसा एनआरआई है जो फॉरेन में रहता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, और उसने क्या किया, विदेश की नागरिकता ले ली है, यानी कि मान लीजिए अमेरिका में रहता था और वहाँ की सिटीजनशिप उसने ले ली है। हमारा लॉ ये कहता है कि आप एकल नागरिकता का यहाँ पे प्रावधान है, अगर आपने फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की खत्म हो जाएगी। लेकिन ओवरसी में क्या होता है, ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया में क्या होता है, अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हो फिर भी जो आपकी इंडिया की नागरिकता है वो बनी रहती है, ठीक है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, और उसे ऐसा नहीं कि बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़े, वो हर चीज़ कर सकता है, वो यहाँ पे आके रह सकता है, जॉब खरीद सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, जो फैसिलिटीज़ हम सबको मिलती है एज ए सिटीज़न वो सारी फैसिलिटीज़ का इंजॉयमेंट वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ओवरसीज सिटीजनशिप लेके आता है वो ना तो चुनाव लड़ सकता है और ना ही वो वोट डाल सकता है, बाकी सारे काम वो कर सकता है। लेकिन ये सिटीजनशिप खत्म कब कर दी जाती है, मान लीजिए अगर वो व्यक्ति कोई देश विरोधी काम करता है, ठीक है, ऐसा कोई काम करता है जिससे हमारे देश को हानि पहुंचती है, या फिर वो पागल हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो गृह मंत्रालय है संसद का वो ये नागरिकता वापस छीन लेता है, ठीक है।